नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सबके केवीएस एग्जाम में बहुत कम टाइम है। आप सबको इसी टाइम को यूटिलाइज करना है, अच्छे से पढ़ाई भी करनी है और बहुत अच्छे नंबर भी स्कोर करने हैं। तो आपको पता है कि आपका 20 नंबर का ईवीएस बहुत अच्छे नंबर स्कोर भी करा सकता है और बहुत कम टाइम में तैयार भी किया जा सकता है। आप आराम से 17 से 18 नंबर ईवीएस में स्कोर कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में आपका जो थीम है, जंतु जगत और पादप जगत के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपके 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन किस लेवल पे बन सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, 3 से 4 से 5 एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने, सारी चीज़ों को निचोड़ है। पूरी क्लास को अच्छे से दिखेगा, नोट्स बनाइएगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप सबके संघर्ष है ना, हर हाल में आपको सफलता दिलाएगा। अब ये 20 दिन अच्छे से मेहनत कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। इसके अलावा जो अभी इससे पहले जो आपका उस दिन पेपर हुआ था, जो डिपार्टमेंटल हुआ था केवीएस का एग्जाम, आप सब एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। कुछ पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, आप उन्हें देख लीजिएगा। उसमें एक्चुअली एनसीईआरटी का बहुत अच्छा रोल रहा है। मैथ में एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के रखे गए हैं। हिंदी में वहाँ तक कि हिंदी में उन्होंने एनसीईआरटी के टॉपिक नेम पूछ लिया इस बार। तो उन्होंने बहुत सारे जो एनसीईआरटी की बुक्स में पीछे एक्सरसाइज होती है ना, उनसे तो एक बार आप एनसीईआरटी को पढ़ लीजिएगा। अगर आप सब पढ़ नहीं पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ निकाल के जो आपके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है उनको निकाल के आपको पढ़ा दूंगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपनी। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आपकी देखिए मैनेजमेंट वाली क्लासेस तो चल ही रही हैं। जंतु और पौधे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कितनी थीम है। आपकी एनसीईआरटी में 6 थीम दी गई है। उन्हीं 6 थीम के क्या हुआ है, 4 उप थीम दिए हैं। तो ये आपकी एक उप थीम है, जंतु और पादप। तो सबसे पहले हम जानते हैं जीव जगत। जो हमारा जीव जगत का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो आर.एच. विटकर ने जीव जगत को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, इसके बाद प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा के अंतर्गत कैसे आते हैं, एक कोश की जीव आते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कैसे जाते हैं, इनके अंदर किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है कि यूकैरियोटिक कोशिका। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आप सबने जो ऑफलाइन क्लासेस ली होंगी, आप सबको सारी चीज़ें पता भी होंगी। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं 5 जीव जगत के लक्षण। कोशिका के प्रकार के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर, केंद्र के आधार पर। सबसे पहला मोनेरा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोनेरा में कैसी कोशिका पाई जाती है, मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका पता होनी चाहिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कोशिका होती है जिसमें उसके कोशिकांग एक झिल्ली से ना ढके हो, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उसके कोशिकांग जो होते हैं एक झिल्ली या आवरण से ढके होते हैं। अब इसको सरल शब्दों में आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब पुरानी कोशिका, ऐसे अंदाज लगाइए। प्रोकैरियोटिक मतलब प्राचीनतम कोशिका। अब आप गए सब्जी मंडी में सब्जी लेने, ठीक है। अब आप सब जब सब्जी में ले गए तो आप सिर्फ एक थैला लेकर गए। इसके अलावा आपने क्या किया, जो भी कोई चीज़ें पार्ट में नहीं ली, मतलब एक छोटी पॉकेट नहीं ली। आपने उससे सब्जी ली, आलू ले लिया, ऐसे डलवा लिया। आपने उससे शिमला मिर्च लिया, ऐसे डलवा लिया। आपने उससे पॉकेट नहीं ली, आपने उससे छोटा झोला ली, मतलब कोई भी आवरण नहीं लिया। तो क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका। समझ में आ गया, सारी सब्जी को बिना आवरण में लेके आ गए प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या, आपने उससे आलू लिया, आपने बोला भाई इसको पॉकेट में डाल देना। शिमला मिर्च लिया, आपने बोला भाई इसको जरा पॉकेट में डाल देना। तो सारी चीज़ों में आवरण है। क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बहुत रिलेट करके मैं आपको समझा रही हूँ हर एक पॉइंट को। पॉइंट आपको समझ में आया, तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। अब आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक समझ में आया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिका एक आवरण से ढके नहीं होंगे, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिका एक आवरण से, एक झिल्ली से ढके होंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब चलिए अपने वर्गीकरण पर डिस्कस करते हैं। वर्गीकरण किसने किया था, आर.एच. विटकर ने। द्विनाम पद्धति के जनक किसको बोलते हैं, कैरोलस लीनियस ने। देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। इनके आप 1 लाइनर फॉर्म में नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल है।
ओके, बहुत सारे पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगी जो आपके जीके में हेल्पफुल होंगे। समझिए, बस अब एक ही उद्देश्य है, आपको हर हाल में वैकेंसी में एक सीट पक्की करनी है। तो सबसे पहले मोनेरा में कैसी कोशिका पाई जाती है? मोनेरा में आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। फंजाई में, फंजाई आपका कवक होता है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्लांटी, पादप कैसा होता है? यूकैरियोटिक कोशिका। एनिमेलिया, यूकैरियोटिक कोशिका। तो सिर्फ आपका मोनेरा एक ऐसा संघ है, एक कोशिकीय जीव होते हैं और इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, आप बता दीजिए तुरंत कमेंट सेक्शन में, फंजाई कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? अब कोशिका भित्ति कैसे पाई जाती है? जो मोनेरा की कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज नहीं होता। जैसे पादप कैसी होती है? पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन मोनेरा में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन सेलुलोज की नहीं पाई जाती। और किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से। प्रोटिस्टा, सभी प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति सॉरी, कुछ में पाई जाती है। क्लियर हो गया? फंजाई, फंजाई जो आपके कवक होते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक का बाह्य आवरण आपके काइटिन से बना होता है, ध्यान रखिएगा। और कवकों का अध्ययन किसमें करते हैं? कवकों का अध्ययन हम करते हैं माइकोलॉजी में, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछता रहता है। अभी जब हमारे यहाँ पे कोविड आया था तो कोविड के बाद में बहुत सारे कवक भी आए थे ना, फंगस आए थे, ब्लैक फंगस आया था, व्हाइट फंगस आया, डिफरेंट टाइप के फंगस आए थे। स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। क्लियर हो क्या? कवक की कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कई बार ऐसे कुछ कवक के नाम दे देगा, उसमें पूछेगा कि इसकी कोशिका भित्ति किस आवरण से बनी होगी? काइटिन। काइटिन एक बहुत ही ठोस पदार्थ होता है। क्लियर हो क्या? नेक्स्ट होता है आपका प्लांटी। प्लांटी में समस्त पादप जगत आता है और प्लांटी की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज से बनी होती है और प्लांटी में आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनीमेलिया, एनीमेलिया में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जैसे हम मनुष्य होते हैं तो हमारे यहाँ क्या झिल्ली पाई जाती? नहीं। जो जानवर होते हैं इनमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। क्लियर हो गया? इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए? अगर आप सबने पहले साइंस नहीं पढ़ी होगी, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिन्हें साइंस पोर्शन नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है चीज़ें आपको टफ लगे और आपको लग रहा हो कि सीटेट में तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी भी नहीं, आप थोड़ा सा टफ पढ़ा दी। देखिए, अगर आप सिर्फ सीटेट के क्वेश्चन करके जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपके सिलेबस में उन्होंने टोटल बोल ही दिया है 12th स्टैंडर्ड तक का आपको आना चाहिए। और ये जो पिक मैंने उठाई एनसीईआरटी की बुक से ही है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी अगर आपने सीटेट पेपर एनालिसिस देखा होगा, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, समझिए अलग अलग लेवल पे। यहाँ तक कि उसने मृदा से क्वेश्चन पूछा है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा हो कि मृदा तो टॉपिक में नहीं है, पादप तो हमारे टॉपिक में है, पादप से उसने मृदा को रिलेट कर लिया। बर्डमैन पूछ रहा है आपका, टाइगर मैन, कैलाश सांकला जी का नाम पूछ रहा है, जल पुरुष का नाम पूछ रहा है। अच्छा, इसी बात में तुरंत नोट कर लीजिए आप। पहली बात, वाटरमैन किसको कहते हैं? जल पुरुष कहते हैं आपके राजेंद्र सिंह को, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बर्डमैन, पक्षी मैन किसको बोलते हैं? सलीम अली को। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान में बहुत टाइम काम किया है। कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर मैन किसको बोल रहे हैं? टाइगर मैन कहते हैं आपके कैलाश सांकला जी को, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। टाइगर स्टेट के नाम से किसको जानते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं एमपी को। इसके अलावा एमपी को भारत का इथोपिया भी बोलते हैं, भारत का इथोपिया भी एमपी को बोलते हैं। इथोपिया क्यों बोलते हैं? इथोपिया को बहुत ज़्यादा कुपोषण है, उसी प्रकार हमारे यहाँ पे एमपी में बहुत ज़्यादा कुपोषण है। ठीक, क्लियर हो गया इतना बात? और आपके नर्मदा नदी में कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तानसेन महोत्सव। तानसेन महोत्सव में कहाँ पे बनाया था? तानसेन महोत्सव एमपी में बनाया था। एमपी में क्या है? ग्वालियर में तानसेन जी की समाधि है। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन ने कौन सी गायन शैली? ध्रुपद गायन शैली का विकास किया। कितने सारे क्वेश्चन हो गए, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपके जीके में पूछ ले, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रक झिल्ली के अकॉर्डिंग, तो आपके मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। मोनेरा के अलावा जो भी होंगे, आपका प्रोटिस्टा होगा, फंजाई होगा, एनिमेलिया होगा, सब में कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखना। मोनेरा में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, प्रोटिस्टा में पाई जाएगी, फंजाई में पाई जाएगी, प्लांटी में पाई जाएगी, एनिमेलिया में भी पाई जाएगी। क्लियर? अब काय संरचना, इनकी संरचना कैसी होती है? तो जैसे आपका मुनेरा होता है, मुनेरा कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। प्रोटिस्टा कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। इसके बाद आपके जो भी आपके फंजाई आएगा,
प्लांटी आएगा, एनिमेलिया आएगा, ये सब क्या होते हैं, बहुकोषीय होती है। बहुकोषीय होते हैं मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से। अब यहाँ पे प्लांटी और एनिमेलिया में क्या बोलिएगा, ऊतक पाए जाते, अंग पंग पाए जाते, अंतन। अब समझिए कोशिका क्या होती है, सेल को हम शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं, आपके कोशिका से मिलकर टिश्यू ऊतक बनते हैं, टिश्यू ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, अंग बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम मतलब अंगतन, और अंगतन मिलकर क्या बनाते हैं, बॉडी, शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ये सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक बनाती हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। हमेशा में ब्लड से क्वेश्चन पूछता है ना, तो ब्लड को हम क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड भी एक कोशिका है। कौन सी कोशिका है, आरबीसी। ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे पता होता है ना, लेकिन कई बार हम गलत कर देते हैं। रक्त में कौन सी कोशिका पाई जाती है, आरबीसी कोशिका पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी कोशिका पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लगभग 120 दिन। आरबीसी की कब्र किसको बोलते हैं, प्लीहा को बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम एनिमेलिया टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, ये आपको ये पॉइंट समझ में आया। अंग तंत्र क्या होते हैं, कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनता है, अंग से मिलकर अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्र से मिलकर शरीर बनता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे कहेगा पोषण की विधि, ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो जो आपके प्रोटिस्टा होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन कुछ प्रोटिस्टा आपके मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। मृतोपोषी मतलब जो डेड हो जाए उसके ऊपर जीवन करते हैं, तो मृतोपजीवी। परजीवी क्या होते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अगर जीवित। यहाँ पे 3 पॉइंट और समझ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि कोई भी पॉइंट इधर से उधर हो। पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट बनाए, लेकिन तब भी आप सारे क्वेश्चन कर पे आए। पहला आपका पॉइंट पूछता है कि स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लें, कुक नहीं कर लें, भोजन का निर्माण कर लें। जैसे आपका पादप, पादप क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा कर लेता है। परपोषी क्या होते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम मानव, हम क्या सब्जी के लिए पादप पर डिपेंड है, दाल के लिए पादप पर डिपेंड है, दूध पनीर के लिए जंतु पर डिपेंड है, मतलब दूसरे पर डिपेंड। स्वपोषी परपोषी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होता है, नेक्स्ट होता है आपका मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, अपघटक होते हैं, जो जैसे क्या हुआ, आप सब देखते होंगे कोई डेड बॉडी, मतलब कोई भी आप सब रोड में देखते होंगे, गाय भैंस डेड पड़ी है और धीरे धीरे कुछ टाइम पे वो विघटित हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें मृतोपजीवी पाए जाते हैं जो उसका विघटन कर देते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद परजीवी क्या होते हैं, परजीवी 2 जीव होते हैं, लेकिन एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड हो, इसमें एक को लाभ हो रहा होता है, दूसरे को हानि। जैसे एक पादप होता है, पादप में क्या हो जाता है, अमर बेल, अमर बेल क्या कर देती है, उसी पादप से क्या करने लगती है, पोषण लेने लगती है और उसी पादप को धीरे धीरे सुखा देती है। तो ये कैसी होती है, परजीवी, किसी दूसरे के ऊपर उसका जीवन निर्भर है। अब एक आपका होता है सहजीवी। सहजीवी में 2 जीव होते हैं, लेकिन इनमें से दोनों जीवों को लाभ होता है। सहजीवता का बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपका लाइकेन। लाइकेन किसका सहजीवी का उदाहरण है, शैवाल और कवक को। शैवाल क्या होती है, अपना भोजन तो बना लेती है, लेकिन शैवाल को रहने के लिए कुछ स्थान चाहिए। और कवक, कवक अपना भोजन नहीं बना पाता, तो कवक क्या करते थे, शैवाल को रहने के लिए स्थान दे देता है और शैवाल भोजन बना लेती है। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है कि एक भैंस है, भैंस के ऊपर बगुला बैठा है, तो कैसा उदाहरण, सहजीवता। बगलों को क्या है, भैंस की पीठ के ऊपर जो कीट वगैरह उससे भोजन मिल रहा है और भैंस को उन कीट पतंगों से मुक्ति मिल रही है, तो ये सहजीवता का उदाहरण। स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है, मृतोपजीवी क्या होता है, परजीवी क्या होता है, सहजीवी क्या होता है। तीनों के एक एक एग्जाम्पल तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए, तुरंत लिखिएगा ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर, इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब प्रजनन विधि क्या होती है, इनमें प्रजनन कैसे होता है, प्रोटिस्टा में संयुग्मन के द्वारा होता है। इनमें कैसा होता है, युग्मक संलयन होता है और संयुग्मन, दोनों चीज होते हैं। युग्मक भी, जायोट भी बन जाता है और इसमें क्या होता है, संयुग्मन की भी प्रोसेस हो जाती है। इनमें कवक में कैसा होता है, निषेचन के द्वारा। इसके बाद आपका प्लांटी कैसा होता है, निषेचन होता है। एनिमेलिया में कैसा होता है, निषेचन होता है। अब आपके कुछ प्लांटी में ऐसे पादप भी होंगे जिसमें नर जननांग
और मादा जननांग सेम में पाए जाएंगे। जैसे ह्यूमंस में होता है, अन्य जीव जंतुओं में क्या होता है, नर अलग होता है, मादा अलग होती है। हमारे प्लांट्स में क्या होता है, स्त्री केसर होता है और पुंकेसर होता है। स्त्री केसर क्या होता है, स्त्री केसर आपका मादा जननांग होता है और पुंकेसर क्या होता है, नर जननांग होता है। ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ी सी टफ भी लग रही हूँ। अगर आप सबने पहली बार नहीं पढ़ रहे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी। क्लियर हो क्या? तो अभी हमने आर्यस वेक्टर के दौरान जो विभाजन हुआ था इसके बारे में जाना। इसके बाद की क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्लासेस क्या लंबी कर दी जाए, एक एक घंटे की क्लासेस ले ली जाए, कि अभी इतनी छोटी ही चले। जैसा आप बताएंगे वैसा क्या जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।